प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया बाली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और उनके प्रभावों समेत विश्व का चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी बाली में करीब 45 घंटे तक रुकेंगे, जहां वे 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। इंडोनेशिया के डायस्पोरा में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के लिए यह समिट खास माना जा रहा है, क्योंकि ये 1 दिसंबर से 1 साल के लिए भारत जो है G20 ग्रुप की अध्यक्षता करने वाला है। बाली में भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी, यानी भारत में सितंबर 2023 में अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। G20 की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति बाइडेन का जोरदार भव्य स्वागत किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी बाली पहुंचने की संभावना है। G20 समिट से पहले जिनपिंग के बाइडेन के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित बैठक होनी है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन रूस युद्ध, ताइवान मसला और उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। G20 सम्मेलन में शामिल होने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बाली पहुंच गए हैं, लेकिन सम्मेलन से पहले उनका बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि अपनी बाली यात्रा में वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकार की निंदा करेंगे। पिछले 9 महीने से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है रूस। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको ने G20 महामारी कोष का लॉन्च किया। इससे भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए राशि जुटाई जाएगी। भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए G20 फंड मदद करेगा। फंड ने अब तक $1.4 मिलियन जुटाए। कंबोडिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि आसियान शिखर सम्मेलन में कोई सामूहिक निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही लावरोव ने यूक्रेन और एशिया नीति को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना भी की। कंबोडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। अल्बनीज अमेरिका और चीन के साथ रचनात्मक चर्चा की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय सुधार और शांति के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पंजाब के मेगा में निजी कॉलेज में इंग्लैंड पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद झड़प के बाद छात्र घायल होने की खबर निकल कर आई। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर भी चले। पुलिस के मुताबिक एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में 60-70 छात्र इकट्ठे बैठकर फाइनल्स का मुकाबला देख रहे थे। मैच के दौरान नारेबाजी को लेकर छात्रों के बीच बहस शुरू हो गई। छात्र एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लग गए। छात्रों के भविष्य को देखते हुए पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई नहीं की और दोनों गुटों के बीच राजीनामा करवा दिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि उसे समाज के सभी वर्गों के साथ समर्थन मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच ढोल बजाते हुए नजर आए। वो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलाम नुरी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कलाकारों के साथ ढोल बजाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के चुनाव प्रचार में उतरेंगे। राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में रैली करेंगे। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिनके चलते उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया था। गुजरात में राहुल गांधी के प्रचार न करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उन पर तंज कसा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फैज इसुद्दीन खंभालिया सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों के लिए सालों तक आवाज उठाने वाले इसुद्दीन खंभालिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि सुल्तान आज ही नामांकन भरने जा रहे हैं। इससे पहले वो अपने समर्थकों के साथ विजय संकल्प रैली करेंगे और पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। 3 दिन की यात्रा पर आज केजरीवाल गुजरात पहुंच रहे हैं, जबकि भगवंत मान पहले से ही गुजरात चुनावी दौरे पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उन्हें जामनगर नॉर्थ से उम्मीदवार बनाया है। रेवाबा जडेजा आज पर्चा दाखिल करेंगी। अब रविंद्र जडेजा ने वीडियो पोस्ट करके जामनगर वासियों से अपनी वाइफ के लिए समर्थन देने की अपील कर दी है। उन्होंने लोगों से भारी तादाद में नॉमिनेशन के चलते आज आमंत्रण दिया गया। डिंपल यादव आज मैनपुरी सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी। यह सीट समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हो गई। इस बीच चर्चा यह है कि बीजेपी शाह के चेहरे को डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से मैदान में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी पारंपरिक सीट है। बरसों से सीट पर मुलायम सिंह का कब्जा है। समाजवादी पार्टी सहानुभूति लेकर भरोसे में है, जबकि बीजेपी का कहना है कि मुलायम का वक्त जा चुका है, अब दौर बदल गया। एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए 7 नवंबर को नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र को 16 नवंबर तक की स्क्रूटनी होगी। नामांकन पत्र वापसी की आखिरी तारीख 19 नवंबर। गुजरात के सूरत में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान जैसे ही उन्होंने मंच से बोलना शुरू कर दिया, वहां मौजूद कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया। इन युवाओं ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और ओवैसी को काले झंडे भी दिखाए। वाराणसी के महाशंकर गौरी ज्ञानवापी मस्जिद में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने और उससे हिंदुओं के हवाले करने की मांग पर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। इसको लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका लगाई गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष का यह कहना है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग विद्यमान है, जबकि मुसलमान पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। आज देश अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती मना रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। दिल्ली में सुबह सुबह कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी। उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में फिर बदलाव हुआ। भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर महाकाल मंदिर में समिति में कुछ नियम में बदलाव कर दिया गया है। श्रद्धालु अब 1500 रुपए का टिकट काटकर गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। अभी एक दिन में 1500 के 580 टिकट जारी किए गए। 1500 रुपए की रसीद काटने वाले भक्तों को 15-15 के ग्रुप में गर्भगृह में दर्शन और पूजन हेतु एक बार में छोड़ा जा सकता है, ताकि नंदी मंडपम से सामान्य दर्शनार्थियों की बाबा महाकाल के दर्शन आसान हो जाए। लोग सालों से कहते सुनते चले आ रहे हैं कि कुंभ के बिछड़े हुए कभी कभार मिलते हैं। ये चमत्कारक कहानी भी कुंभ स्थल महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि महाकाल की कृपा से एक पिता को यहां अपना खोया हुआ बेटा जरूर मिल गया। उत्तर प्रदेश के एक पिता 5 महीने से अपने लापता बेटे को खोज रहे थे। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन बेटा नहीं मिला। किसी ने उनसे कहा कि महाकाल में मन्नत मांगो, शायद मिल जाए। लाचार पिता ने वो किया और महाकाल मंदिर पहुंच गए। अब संयोग कहीं या चमत्कार, सेवाधाम आश्रम में उन्हें उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। दिल्ली में BS3 और पेट्रोल BS4 डीजल कारों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। इससे दिल्ली में पंजीकृत 5 लाख वाहन मालिकों को राहत मिल गई। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के बाद गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के निर्देश पर ऐसे वाहनों के चलते पाबंदी लगा दी गई थी। पाबंदी लगाने के बाद लगातार टैक्सी यूनियनों की तरफ से सरकार से पाबंदी हटाने की मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया। आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 शुरू हो गया। इस बार इस फेयर का थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। आज से ये मेला बिजनेस कम्युनिटी के लिए खोल दिया गया है, जबकि 18 नवंबर से 27 नवंबर तक सामान्य लोग इसमें भ्रमण कर सकेंगे। इस मेले में 2000 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं।
ट्रेड फेयर के लिए इस बार मेट्रो ने विशेष तैयारियां कर ली हैं। 67 स्टेशनों पर ट्रेड फेयर के लिए टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट मिल सकेंगे। हफ्ते में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक युवाओं के लिए से टिकट की कीमत 80 रुपए होगी। बच्चों के लिए 40 रुपए में टिकट मिलेगा। वहीं वीकेंड के दिन टिकट वयस्कों को 150 रुपए में मिलने जा रहा है। वीकेंड पर बच्चों को टिकट 60 रुपए में मिलेगा। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। इस घटना में बड़ा खुलासा निकल कर आया। इस विस्फोटक में सुपर पावर 90 विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इस घटना की जांच को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कह दिया है कि एटीएस, रेलवे और एनआईए की टीम मिलकर इसकी जांच करने जा रही है। आपको बता दें कि इस ट्रैक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को किया। राजस्थान के बूंदी जिले में बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायकों ने अपने गीतों से वहां लोगों में समा बांध दिया। इस दौरान कई डांस ग्रुप ने डांस प्रस्तुतियां भी करी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां इस महोत्सव का आयोजन किया। मुंबई में ग्लोबल अस्पताल की तरफ से बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 100 बच्चे शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इनमें से 50 वो बच्चे हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और इन बच्चों को खुशियों के पल देने के लिए वहां मैजिक और कठपुतली शो भी कराए गए। हिमाचल प्रदेश के रामनगर में चुनाव आयोग ने एक पोलिंग पार्टी को सस्पेंड कर दिया है। वहां विधानसभा चुनाव की ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई। आरोप यह है कि इस पोलिंग टीम ने विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन और वीवीपैट को निजी गाड़ी से स्ट्रांग रूम ले जाने की कोशिश की थी, जबकि नियमों के तहत चुनाव आयोग की गाड़ी से ही सुरक्षित लाया जाता है। वाराणसी में शंकराचार्य परिषद की तरफ से एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए धार्मिक विद्वानों ने हिस्सा लिया। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 150 किलोग्राम से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए वादे के मुताबिक महावीर मंदिर न्यास की ओर से न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने 2 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त सौंप दी है। न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को 2 करोड़ का चेक सौंपा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीप और शंख से बनी भगवान गणेश की मूर्तियां पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। मन्नार की खाड़ी के समुद्र में सीपों को उगाया जाता है। इसमें से निकलने वाले मोतियों से बप्पा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के पास रखा गया और कारीगर से सीप और शंख की पेंटिंग करके केवल गणेश की मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले पंकज रिजवानी ने फ्री केक बैंक की शुरुआत कर दी है। केक बैंक में 12 साल तक के कैंसर मरीज और अनाथ बच्चों को उनके बर्थडे पर बिना पैसे दिए केक मुहैया कराया जाता है। इसके लिए शहर में पोस्टर लगवाए गए और मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया। क्रिसमस अभी महीने भर भी से ज्यादा दूर है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इसके तहत खिलौनों के लिए जाने माने वाली मशहूर कंपनी ने क्रिसमस टॉप 10 टॉयज को मुंबई में लॉन्च कर दिया। इस मौके पर फिल्म स्टार वरुण धवन और कृति सेनन मौजूद रही। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली से निकल कर आ रही हैं, जहां जश्न चिरागा आयोजन किया गया। इसमें हर धर्म से जुड़े लोगों ने मन्नतों के चिराग रोशन किया। आपको बता दें कि बरेली में यह रिवाज 300 साल से भी पुराना है। हर साल होने वाला यह विशेष आयोजन हर वर्ग और समुदाय अपने ओर खींचता है। उत्तर प्रदेश में ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है। ठंड के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों की आवाजाही बढ़ गई। शहीद अशफाक उल्लाह खान
जूलॉजी पार्क में करीब 400 की संख्या में वेटलैंड प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल दिया, जिससे चिड़ियाघर का वेटलैंड रंग बिरंगी पक्षियों से गुलजार हो गया। वेटलैंड में इस समय कामन कुल्ला, विस्लिंग डक, पर्पल स्वम्प और तमाम पक्षी मौजूद हैं। उत्तराखंड के पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार में पुलिस की पिंक यूनिट तैनात की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस पिंक यूनिट को तैनात करने का फैसला लिया गया है। इस पिंक यूनिट का काम वहां स्कूल कॉलेजेस के बाहर मंचलों पर नजर रखना और वहां शांति व्यवस्था को कायम करना है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में अनोखा मामला सामने निकल कर आया। वहां वोटर लिस्ट में एक पाकिस्तानी महिला का नाम निकलकर सामने आया। बताया गया कि पाकिस्तान की रहने वाली ये महिला पिछले लंबे वक्त से मुरादाबाद में रह रही हैं। वो पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म का वीजा लेकर आई हैं। बाद में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वोटिंग लिस्ट से इस महिला का नाम हटा दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ में हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी 1000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल रही। इस हाफ मैराथन का मकसद युवाओं के खेल के प्रति जागरूक करना है। बताया गया कि पुलिस की तरफ से तीसरी बार इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया। पंजाब में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री हथियारों को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है उन्होंने, जिसके मुताबिक हथियारों के लाइसेंस की अगले 3 महीनों के भीतर पूरी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अब हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी, यानी अब लोग सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जानकारी के मुताबिक अब तक जारी सभी हथियारों के लाइसेंस की अगले 3 महीनों के भीतर पूरी समीक्षा की जाएगी। कोई नया हथियार लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हो। लाइसेंस देने के लिए ठोस आधार। स्लोवेनिया ने राष्ट्रपति के दूसरे दौर में रविवार को नताशा जीत हासिल कर दी है और अब वो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। नताशा पर्क मुसर को 53.86% वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एंडेस को 40.14% वोट मिले। नताशा पर्क अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की वकील भी थीं। इजरायल की सत्ता में एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हो चुकी है। 28 दिन के अंदर नेतन्याहू नई सरकार बनाएंगे। चुनाव में मिली बहुमत के बाद राष्ट्रपति हार्जोग ने नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेतन्याहू को 64 सांसदों का समर्थन हासिल है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं के संग दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। रूसी विदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं शामिल हुए। लंदन में आयोजित सालाना रॉयल ब्रिटिश लीजियन फेस्टिवल में क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला के साथ किंग चार्ल्स शामिल हुए। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद पहली बार समारोह में शाही परिवार मौजूद रहा। ब्रिटेन के शहीदों को सम्मान में 1927 से सालाना फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। लंदन के एक पार्क में पुतिन की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र लगातार बनी हुई है। फ्रेंच स्ट्रीट आर्टिस्ट ने लाल रंग से पुते पुतिन की बड़ी सी मूर्ति छोटे से टैंक पर बैठाया है और रूस यूक्रेन युद्ध के विरुद्ध इस कला का प्रदर्शन किया गया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने के बाद बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। दुनिया के फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 20 नवंबर से शुरू होगा और इसका फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। वहां फैंस के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के लिए दूसरा क्रूज कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है। इस जहाज में 2626 केबिन के साथ 22 डेक है। हजारों दर्शक इस पानी पर तैरते होटल में रह सकेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। सिंधु अभी तक अपने टखने की चोट की वजह से उभर नहीं पाई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। डॉक्टर्स ने सिंधु को अभी कुछ और दिन आराम करने की नसीहत दी है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो जनवरी तक फिट हो जाएंगे।
वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए वरुण और कृति जयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने फिल्म के लिए गाने जंगल में गान को जारी किया और वरुण और कृति की एनर्जी के साथ फैंस भी उनके साथ मशगूल नजर आए। शिल्पा शेट्टी इन दिनों महादेव की नगरी काशी में हैं। उन्होंने वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन किए। शिल्पा ने इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में शिल्पा अपनी मां के साथ गंगा आरती का आनंद लेते हुए नजर आ रही। बिग बॉस के घर में सलमान खान ने कई कॉन्टेस्टेंट के खिलाफ जाकर एक फैसला दिया। उन्होंने अर्चना को घर में दोबारा बुला लिया। वीकेंड का वार पर पहले सलमान ने अर्चना को उनकी गलती बताई। इसके बाद शिव ठाकरे को जमकर फटकार लगाई। सलमान ने कहा कि शिव ने अर्चना को हिंसा करने के लिए उकसाया। इसके बाद सलमान खान ने अर्चना की री एंट्री करा दी।